हेलो दोस्तों। आपका आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस जीके एंड जीएस वाले खंड के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर आज हम लोग 9 को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस पेपर 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1895 ईस्वी, 1865 ईस्वी या 1890 ईस्वी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो थी 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए, यानी इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, यानी WC बनर्जी क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? ए ओ होम थे। ये ओ होम जो थे इसके पहले महासचिव थे। और या किस जनरल गवर्नर के काल में हुई थी? तो डफरिन डफरिन के काल में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल? तो सिंधु सभ्यता का जो काल डिसाइड किया गया है, एक तरह से कहा जाए इतिहासकारों के द्वारा जो काल निर्धारित किया गया है वह कौन सा काल है? तो आद ऐतिहासिक काल। यानी आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली है, लिपि जो लिपि मिली है अभी तक का उसको पढ़ा नहीं गया गया है विद्वानों के द्वारा। और ऐसे काल को ही आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिस काल में लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते हैं लेकिन अभी उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताओं में से ये है कि इसमें तो हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन इसमें अभी तक का किसी भी विद्वान को पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। इसी कारण क्या होता है, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम? तो प्राचीन काल में जो मानव प्रजाति थी वह अपने जीवन को 4 आश्रमों के अंतर्गत क्या करती थी? 4 आश्रमों के अंतर्गत अपने जीवन को काल को बांट कर रखती थी, जिनमें से पहला क्या था? वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, जो 1 से लेकर कितने वर्षों तक का होता था? 25 वर्षों तक का ये वानप्रस्थ आश्रम होता था। और इसी वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, सॉरी दोस्तों, इसी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जो इंद्रियां होती थी या बालक का क्या होता था? बौद्धिक विकास होता था। इसी के अंतर्गत बालक क्या करता था? अपनी शिक्षा को क्या करता था? पूरी करता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत क्या होता था? इंद्रियों पर संयम और बौद्धिक विकास करने की बात की जाती थी। गृहस्थ आश्रम क्या होता था? जब शिक्षा से मानो गृहस्थ यानी अपने सामाजिक जीवन या वैवाहिक जीवन में आ जाता था, उसी को क्या कहा गया था? गृहस्थ आश्रम कहा गया था, जो 25 से लेकर 50 वर्षों तक का चलता था। उसके बाद मानव क्या होता था? पूरी तरह से पूरी तरह से मिच्योर होता था। और यह जो वानप्रस्थ आश्रम होता था ये जो होता था 50 से लेकर 75 वर्षों तक का इस वानप्रस्थ आश्रम में रहता था। और अंतिम आश्रम जो था, यानी जो मानव होता था वो क्या होता था? बुजुर्ग हो जाता था और अपने अपने मोक्ष के लिए क्या करता था? सन्यास ले लेता था। और ये सन्यास क्या होता था? 75 से 100 वर्षों तक का
इसमें ये अपने जीवन को क्या करता था, व्यतीत करता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 7? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है कितनी है? 6 है। यानी जो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और आरंभिक में कभी कभी पूछ लेता है, मूल अधिकार जो आरंभिक में थे उनकी संख्या कितनी थी? यानी आरंभ में मूल अधिकारों की संख्या क्या थी? 7 थी। जो 1900 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको निकाल दिया गया था। और इसका जो मूल अधिकार है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। यानी भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 12 से 35 तक का, यानी 12 से 35 तक का इनका हमें उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रिफ्लेशिया, कैक्टस या रजनीगंधा? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल माना गया है वह कौन है? रेफ्लेशिया। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो जो अपनी उदारता के लिए काफी प्रसिद्ध था और उसको एक उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए उसको उपाधि दी गई थी क्योंकि वो उदारता के कारण लाखों का क्या करता था? दान किया करता था। और ऐसा कौन करने वाला था? तो ऐसा जो सुल्तान था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों का दान किया करता था, इसी कारण उसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो भारत में जो नेशनल इनकम होती थी उसका जो संकलन होता था या उसका जो अनुमान लगाया जाता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है। नीति आयोग की जगह अब क्या हो गया है? नीति आयोग आ गया। योजना नीति नीति आयोग आ गया है योजना आयोग की स्थान पर, जो आगामी योजनाओं पर क्या करता है? काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं या वे परस्पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। यानी चमगादड़ की जो विशेषता है, नाइट चर पक्षी इन्हें कहा जाता है, जो रात में उड़ते हैं वह ऐसा क्यों उड़ते हैं, यानी रात में अंधेरे में ऐसा उड़ने में सक्षम क्यों होते हैं? क्योंकि वे परासरब ध्वनि तरंगे क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। यानी वे परासरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके ही क्या करते हैं? रात में क्या करते हैं? आसानी से उड़ान भर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी वे परासरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? गुयाना, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम? तो इनमें से अगर हम बात करें तो सूरीनाम एक ऐसा देश है जो अपने कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वनाच्छादित है। एक तरह से कहा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक वनों से आच्छादित वाला देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा या स्विट्जरलैंड? तो संघीय शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए,
इसका जो एडाप्ट किया है भारतीय संविधानकारों ने, वह कहां से किया है? तो कनाडा से किया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला, यानी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से हल्की प्रचुरता में पाई जाती है, अद्रह है या अधिक अस्थाई है। यानी जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन के स्थान पर आजकल क्या है? हीलियम का प्रयोग किया जा रहा है। हीलियम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह अधिक अस्थाई गैस होती है। हीलियम क्या होती है? अधिक अस्थाई अस्थाई गैस होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, मेथेन, एथेन या ब्यूटेन। तो फलों को अगर हम कृत्रिम रूप से यानी डाल मर उसे न पकाकर पहले तोड़कर अगर उसे हम कृत्रिम रूप से पकाना चाहें तो किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो एसिटिलीन गैस हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है या किस दो देशों को जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत को यह जोड़ता है। एक तरह से कहा जाए, बांग्लादेश और भारत के अंतर्गत 3 बीघा कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार को पुलित्जर यानी पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरणीय अध्ययन। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है या जो है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह। तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि राणा कुंभा ने जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, उसी विजय के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? इस विजय स्तंभ का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।